ओजस्वी और कर्मठ और जिनकी वाणी में ओज है। मैं समझता हूं किसी कार्यक्रम में यदि कोई अतिथि पहुंचता है तो ऑडियंस के सामने उसे ठीक तरीके से पेश किया जाए। इसलिए शब्दों के कुछ अलंकार होते हैं, उन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बाहर, घर से बाहर निकलना होता है तो आपने देखा होगा कि ठीक तरीके से वो अपनी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग करता है। उसके अतिरिक्त तरह तरह के आभूषणों का भी वह प्रयोग आवश्यकता अनुसार वह करता है। उन आभूषणों को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। वैसे ही शब्दों के भी अलंकार होते हैं। तो शायद इस कार्यक्रम की संचालिका महोदया ने सोचा होगा कि राजनाथ सिंह को भी ऑडियंस के सामने ठीक तरीके से पेश किया जाना चाहिए, इसलिए मुझे भी उन्होंने शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करने की कोशिश की है। लेकिन मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित होता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से विभूषित होता है। और यह बात जो मैं कह रहा हूं, मैं विशेष रूप से बच्चों के लिए कह रहा हूं। और मैं आजाद सिंह जी, जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं, मैं उनको और पूरे निगम परिवार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार, नगर निगम के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज चलाने का फैसला आप लोगों ने किया है। तो मुझे यह भी खुशी है कि हमारे जो अन्य 2 नगर निगम हैं, उन दोनों अन्य निगमों के भी महापौर श्रीमती सरिता चौधरी और श्री राम नारायण जी दुबे, इन लोगों ने भी आज के दिन संकल्प लिया कि आज यहां आने के पहले ही संकल्प ले लिया था। आज ही किया। ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया है कि इस कार्यक्रम ने उनका उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने भी यह फैसला किया है कि अपने नगर निगम में भी वह मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मंच पर अन्य भी हमारे बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, राजेश जी गहलोत, सुभाष जी आर्य और यहाँ के कमिश्नर श्री प्रवीण गुप्ता, श्री मयंक शर्मा, हमारे श्री बीबी जी त्यागी और हमारे रामकिशन जी सिंघल। प्रारंभ में मैंने इन लोगों का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने बाद में चर्चा कर दी। नहीं, कभी कभी यह बात खटकती है कि अध्यक्ष जी आए, हम लोगों को भूल गए। लेकिन सचमुच इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और जैसा यह कहा जा रहा था कि व्यस्तताओं के बावजूद मैं पहुंचा हूं, तो मैंने कोई कृपा की है, कोई मैंने एहसान किया है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। बल्कि सचमुच ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। यह मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं यही आजाद सिंह जी से जानकारी कर रहा था कि क्या हिंदुस्तान के जो अन्य नगर निगम हैं, कहीं पर और मेडिकल कॉलेज है या नहीं है निगम का। तो उन्होंने कहा कि संभवतः इस देश में 2 नगर निगम और हैं जहां पर कि ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन दिल्ली में तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन काफी विलंब हुआ है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और जब आए तो ऐसी यहां पर स्पर्धा हो गई है, ऐसा कंपटीशन, कि मुझे लगता है कि आगामी 1-2 वर्षों के अंदर केवल दिल्ली के अंदर नगर निगम का एक ही मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज होंगे। और आज भी आप जानते हैं कि सारे देश भर में चिकित्सकों की कमी है। हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पर आपको यह जानकारी मिलेगी। कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स खुले हैं उनकी बात छोड़कर, नहीं तो सामान्यतः ही यह सुनने को शिकायत मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि साहब डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी है, ऑपरेटर्स नहीं है, दवा नहीं है। तरह तरह की इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं समझता हूं कि यह मेडिकल कॉलेजेस पर्याप्त नहीं है।
आज आबादी जिस तेजी के साथ इस हिंदुस्तान में बढ़ रही है और स्वास्थ्य की चुनौतियां भी जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि और हमारे मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और अच्छे अच्छे चिकित्सक इन मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आने चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नौजवानों के अंदर वह योग्यता, प्रतिभा और क्षमता, शायद हमें उसका एहसास न हो, लेकिन दुनिया की डेवलप्ड कंट्री, चाहे कोई भी दुनिया का विकसित देश हो, उन देशों में चले जाइए, सचमुच उन देश के रहने वाले लोगों की योग्यता और प्रतिभा, क्षमता को मात देने वाला काम इस विश्व में यदि कहीं का नवयुवक कर रहा है तो हमारे भारत का नवयुवक कर रहा है। मैं अभी आज के कुछ दिनों पहले मैं यूएस गया था, अमेरिका। सचमुच अमेरिकन के माध्यम से अपने देश के नौजवानों की और आईटी सेक्टर की और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की चर्चा हो रही थी। मैंने देखा कि सचमुच उनके द्वारा किस प्रकार से हमारे नवयुवकों की सराहना की जा रही थी, हमारे देश के टैलेंट्स की सराहना की जा रही थी। मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और आज तो भारत चिकित्सा के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के दूसरे देशों से लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं या सर्जरी के लिए भारत में आते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हमको केवल इसी से ही संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। भारत केवल शहरों में नहीं रहता है, भारत रहता है तो भारत के गांव, गली और गलियारों में भी भारत रहता है। और मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% भारत के गांव, गली और गलियारों में रहता है। जब तक भारत के गांव, गली और गलियारों में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक भारत में किसी भी सूरत में खुशहाली नहीं आ सकती। ग्रोथ रेट के आधार पर बढ़ती हुई जीडीपी, जिसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेकिन शायद हम ये विचार नहीं करते हैं कि ये बढ़ती हुई, मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको किस हद तक मिल पा रहा है। शायद इसकी हम चिंता नहीं कर पाते, इस संबंध में हम सोच नहीं पाते। लेकिन यह मानकर चलना पड़ेगा, और यह यथार्थ भी है, इस यथार्थ को नकारा भी नहीं जा सकता। विकास जो हो रहा है, उस विकास का लाभ यदि सभी को समान रूप से नहीं मिला, तो मैं समझता हूं कि सिविल अनरेस्ट की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। और हमारे देश में इनकम डिस्पैरिटी जिस तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, आय की विषमता, यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है। आज गांवों में चले जाइए, चिकित्सा की सुविधा जितनी महंगी होती जा रही है, लोग अपना इलाज कराने का साहस नहीं जुटा पाते। 45 साल, 48 साल, 50 साल की उम्र में वह गरीब अपने घर में ही दम तोड़ देता है, लेकिन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अथवा कहीं पर हॉस्पिटल पहुंचने का साहस नहीं जुटा पाता है। शायद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक समाज है शायद जिसको इसका एहसास नहीं होगा, इस गरीबी का। और मैं तो गांव का रहने वाला हूं, इसलिए सच्चाई को, इस हकीकत को मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज भी मैं देखता हूं। मैं समझता हूं कि इस हकीकत को समझते हुए हम सबको इस संबंध में विचार करना चाहिए। और आजादी के हासिल किए हुए 65-66 वर्षों का समय गुजर जाने के बावजूद आज तक अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को जो हमें शिक्षा की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि 66 वर्षों की इस आजादी के बाद भी हम अपने देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। यह गंभीर चिंता का विषय है। हाँ, कभी ग्रोथ रेट हमारी देश की जीडीपी की बढ़ जाती है तो हम अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर अपना हम सीना ठोंकते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई है, हमारी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन सवाल यह होता है कि उस जीडीपी की सार्थकता क्या है?
सकल घरेलू उत्पादन की वह सार्थकता क्या है? मैं समझता हूं कि यदि हमारी बढ़ती हुई जीडीपी अथवा बढ़ते हुए ग्रोथ रेट के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है, माने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तीनों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है, तब मैं यह मानूंगा कि हमारे देश का सकल घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, वो अपने में सार्थक है। नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज इस संबंध में जागरूकता इस देश में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और मैं तो यह अपेक्षा करता हूं, यदि परमात्मा ने कभी हमारे दल को यदि अवसर दिया तो हम ये इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, हिंदुस्तान का झोपड़ी हो, महल में रहने वाला तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस, अपने स्वास्थ्य का बीमा करा लेता है, झोपड़ी में रहने वाला नहीं करा पाता है। शायद इस नगर निगम में काम करने वाला जो सामान्य हमारा कर्मचारी होगा, जो किसी रोग न पैदा हो, कोई बीमारी न पैदा हो, इसके लिए मुकम्मल प्राथमिक व्यवस्थाएं करता होगा, उसका शायद इंश्योरेंस ना हो। लेकिन किसी भी कल्याणकारी राज्य से, किसी भी कल्याणकारी सरकार, जिसे वेलफेयर गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह बनती है कि अपने राज्य में यह सुनिश्चित करे कि एक भी इंसान शेष नहीं बचेगा जिसका हम स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेंगे, यह सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई शासन अथवा प्रशासन होने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों को अवसर मिला तो हम तो इस काम को निश्चित रूप से, मैं अपनी पार्टी की सरकार बनने पर इस बात पर मैं बल दूंगा कि इंश्योर करिए कि हेल्थ इंश्योरेंस इस हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक का होगा, क्योंकि चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है। कहां से कोई व्यक्ति अपनी चिकित्सा करा पाएगा? शिक्षा हो नहीं पा रही है, चिकित्सा कहां से होगी? बढ़ती हुई यह विषमता, मैं समझता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी बहुत ही घातक है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, सामाजिक सुरक्षा तंत्र यह विकसित करने की आवश्यकता इस समय हमारे देश में है। आज के अवसर पर कोई लंबा भाषण करने का औचित्य नहीं है। मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं नगर निगम को। और मेहरा साहब, कौन है मेहरा साहब? हाँ, बहुत नाम सुना आपका, आपने, बधाई है आपको। और मैं मीरा जी, आपको भी, आप उसी समय शायद इसका कंसेप्ट आया था इस मेडिकल कॉलेज का। और मेरे चंदोलिया जी भी उस समय हेल्थ कमेटी के चेयरमैन थे। और आज हमारे नैयर साहब का मैं भाषण सुन रहा था, हेल्थ कमेटी की जो चेयरमैन है, डॉक्टर है। हाँ, मुझे लगा जब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं है कोई, बहुत खुशी हुई है। लेकिन अंत भला तो सब भला। जहां मीरा जी, आप और मेहरा जी और चंदोलिया जी को मैंने बधाई दी, तो वहीं पर, क्योंकि इस काम को ठीक तरीके से अंजाम देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आजाद सिंह जी, प्रवीण गुप्ता, मयंक शर्मा और पूरे सारे लोगों ने, उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। और बच्चों, उज्जवल भविष्य की कामना तो कोई भी नेता आएगा अथवा शिक्षक होगा तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करेगा ही। लेकिन मैं तो ईश्वर से इस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे इन बच्चों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता में ऐसा विकास करे ताकि भारत को एक महान भारत बनाने में वो अपना योगदान दे सकें और गरीबों की सेवा करने में अपना महान योगदान कर सकें। धन्यवाद।